अधिगम क्या है? तो लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, यानी संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। यानी जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हम पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं तो हमारी लर्निंग भी पॉजिटिव होगी, हमारा ध्यान सीखने की तरफ अच्छा होगा। बात तो सही है, पॉजिटिव है ये पूरा ऑप्शन ही। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, लर्निंग पे इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप डरे हुए हैं, एंग्जाइटी में हैं, फियर में हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे से ना सीख पाए, ठीक है ना। रेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है, सामाजिक संदर्भ, जिस समाज जिस संस्कृति में आप रहते हैं उससे आपका अधिगम प्रभावित होता है। अगर आपको रामायण का एग्जाम्पल दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे, आपको कोई दूसरी दुनिया के ग्रह का एग्जाम्पल दिया जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिस ग्रंथ के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, शायद ना समझ पाए। तो इन्फ्लुएंस करता है जो सामाजिक संदर्भ है, जिस समाज जिस संस्कृति से आप आ रहे हैं वो। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, अगेन जो है दोनों ही बातें गलत हैं। रेयरली भी नहीं होता, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड होती है लर्निंग आपकी सामाजिक संदर्भ से, जिस समाज में जिस संस्कृति में आप रहते हैं, अधिगम काफी हद तक वहां से प्रभावित होता ही होता है। तो संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो आपके इमोशन से प्रभावित होती है। यदि आप पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग भी अच्छे से होती है, और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग अपने आप ही अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। एक कथन है और कारक है। कथन क्या है? आ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यानी एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि किसी कॉन्सेप्ट को वो सीखे, ठीक है ना। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ इसके रीजन की, तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन इट इज मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कॉन्सेप्ट को सीखने पे जोर डाल रहे हैं हम। और लर्निंग तब ज्यादा अर्थपूर्ण होती है जब मास्टरी ओरिएंटेड होती है। मास्टरी ओरिएंटेड मतलब सब कुछ सीखना चाहता है बच्चा, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, इन सब के लिए नहीं, मास्टरी के लिए। परफॉर्मेंस फर्स्ट आने के लिए नहीं, मास्टरी के लिए। फेलियर से बचने के लिए नहीं, मास्टरी के लिए, ठीक है ना। तो आपको देखना है दोनों ही बातें यहाँ एकदम सही हैं कि भाई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्यों, और मास्टरी लर्निंग से चीजें बेटर होती हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई भी नेगेटिव बात इनमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी सीखने में बाधा कौन सा एक तत्व है जो डालता है। पहला ऑप्शन है प्लेफुल इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, वातावरण से स्वाभाविक या सहज पारस्परिक क्रिया यदि बच्चा करेगा, मजे में सीखेगा, अगर वातावरण के साथ मजे में इंटरेक्ट करेगा तो वो तो पॉजिटिव बात है, बाधा थोड़ी बनेगी, ये तो हेल्पफुल होगी लर्निंग में। बच्चा खुद को मोटिवेट करने की प्रैक्टिस जानता है, जब भी वो हतोत्साहित होता है वो खुद से बात करता है, मोटिवेटेड फील करता है, तो सेल्फ मोटिवेशन की प्रैक्टिस उसको आती है, चाहे वो एक गाना सुन के हो, किसी से बात करके हो, खुद से बात करके हो। ये भी लर्निंग में बढ़िया प्रभावी होती है कि आज चलो इतने नंबर नहीं आए इस सेट में, कल आ जाएंगे, आज थोड़ा और पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, ये नहीं कि आज से पढ़ाई छोड़ दी। अर्ज टू नो एंड डिस्कवर, भाई जानने की, जिसमें खोज करने की चाह होती है, जानने की चाह होती है, बोला भी जाता है ना जहां चाह वहां राह। तो यदि आपके अंदर वो चाह है जानने की, वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा है, तो आप सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे, ये भी आपकी लर्निंग की प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। एक चीज जो हेल्पफुल नहीं होगी, जो हिंडर करेगी लर्निंग को, जो रुकावट बनेगी, जो बैरियर बनेगी, वो है रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, के कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। ऐसा पाठ्यक्रम जो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, जिसमें थोड़ा बहुत भी चेंज की गुंजाइश ही नहीं है, जो एकदम फिक्स्ड है, रोबोट बना देता है बच्चे को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिजिड तो वर्ड ही अपने आप में, और इनफ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं पूरी पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बीइंग कॉग्निजेंट ऑफ वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज रेफर्ड टू एज डैश, यानी अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। कॉग्निजेंट है मतलब आप अवेयर हैं, अवेयर है मतलब जागरूक हैं, किसके लिए, अपने ही दिमाग की चल रही प्रोसेसेस के प्रति। दिमाग में क्या प्रोसेस चलती है, थिंकिंग चलती है, रीजनिंग चलती है दिमाग में, इमेजिनेशन चलती है दिमाग में, परसेप्शन बनाते हैं आपके 5 सेंसेस, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन में उससे एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, मेमोरी के आधार पे आप सोच पाते हैं, है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई अनुभव हुआ तो उस पर सोचते हैं कि यार तब ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या गलती की थी, क्या सही कर सकते थे। ये सारी जो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। जब आप इन सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के प्रति अवेयर होते हैं, यानी जब आप सोच पाते हैं, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट योर ओन अवेयरनेस, कि आप जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और ऐसे ये चीज कहां से आ रही है, तो ये मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाता है, जिसको परासंज्ञान कहते हैं। यानी अब आप संज्ञान के परे जा रहे हैं, जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग रीजनिंग, ये सारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं दिमाग वाली, इनके बियॉन्ड जा रहे हैं, इनके ऊपर भी आप अब सोच पाते हैं। डिलेड इमिटेशन तो वो सेंसरी मोटर में जो आता है, कि आप जिसको डेफर्ड इमिटेशन कह देते हैं, अकोमोडेशन, मेमोराइजेशन का यहाँ कोई ताल्लुक एज सच नहीं है। मेटाकॉग्निशन से एक क्वेश्चन आता ही है, नोट्स में भी दे दिया है मैंने आपको,
है ना। तो अगर हम मेटाकॉग्निशन की साइकिल की बात करें तो ये साइकिल है जो मेटाकॉग्निशन में फॉलो की जाती है, परासंज्ञान जिसको हम कहते हैं, है ना। परासंज्ञान क्या है भाई? अगर हम बात करें कि आपने कोई काम किया, फिर उसको असेस किया, आकलन किया उसका कि यार ये चीज सही की कि गलत की, फिर इवेल्युएट किया स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मान लीजिए आपको एग्जाम देना है, आपने पेपर देके देखा, आपने देखा भाई 80 नंबर आ रहे हैं, नंबर तो कम से कम 90 आने चाहिए, मुझे तो 130 चाहिए। आकलन किया आपने उस टेस्ट को देने के बाद, इवेल्युएट किया आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, किस एरिया में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, किस में आप कम लेकर के आए हैं, कहाँ आपके पास कितना समय है, ठीक। प्लान द अप्रोच, अब आप प्लान कर रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट मैं हिमांशी से पढ़ लूंगा, लेट्स रन से देख लूंगा, नोट्स पढ़ लूंगा, प्रीवियस ईयर कर लूंगी, व्हाटएवर। अब आप प्लान कर रहे हैं आगे, फिर आप स्ट्रेटेजी जो भी आपने बनाई थी उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, सिर्फ बना के नहीं छोड़ दिया कि लास्ट में मैराथन देख लेंगे बस हो जाएगा। अब जो भी आपने किया काम, अप्लाई जब किया आपने स्ट्रेटेजीज, तो आप टाइम टाइम पे रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि क्या मेरे नंबर जो 20 आ रहे थे पहले, अभी वो 25 आने शुरू हो गए, क्या मुझे कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है। यानी खुद की ही मेंटल प्रोसेसेस पे आपका ध्यान है, बस इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए। तो ये कॉग्निशन एंड इमोशन वाले क्वेश्चन की जगह कई बार मेटाकॉग्निशन पूछ लेता है एक नंबर में। डैश मोटिवेट द लर्नर्स टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड वर्क हार्डर, यानी बच्चों को खुद में विश्वास रखने के लिए कौन सी एक चीज है जो मोटिवेट करती है, और ज्यादा मेहनत करने के लिए कौन सी एक चीज है जो मोटिवेट करती है, बताइएगा फटाफट से। सीटेट 2022 में 129 आया है, सीडीपी में 29/30। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मुझे फ्री में बैच भी मिला था आपका, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? टुनू सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। आप मेल भी कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके टच में रहा जाए, आप पढ़ रहे होंगे होपफुली बैच से अच्छे से। देखिएगा, शेम एंड होपलेसनेस, शर्मिंदगी और निराशा। शर्मिंदगी और निराशा से कौन ज्यादा मेहनत करता है भाई? कुछ ही लोग होंगे जिन पे नेगेटिव मोटिवेशन काम करती होगी, है ना। अदरवाइज ज्यादा शर्मिंदा अगर बच्चों को किया जाएगा, होपलेसनेस उसमें नजर आएगी कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, आगे मेहनत नहीं करेगा, खुद में विश्वास करना तो छोड़ ही देगा। फियर, ये भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव आउटकम नहीं आते। पॉजिटिव सोच करके ही काम किया जाए तभी तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। व्यू ऑफ एबिलिटी एज फिक्स्ड एंड इनकंट्रोलेबल, जिसने भी ये मान लिया कि एबिलिटी क्या है, एक एंटिटी है या फिक्स्ड है, मतलब क्षमता तो फिक्स्ड होती है, जिनके पास है उनके पास है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, या मेरे अंदर तो इतनी ही बुद्धि है, मतलब खुद से ही शुरू हो जाता है। जबकि हमें पता है कि सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क का इस्तेमाल भी जिसने किया वो 6%, 5%, इस तरह के लेवल, मतलब हम अपने ब्रेन का मोर देन 90% तो यूज ही नहीं कर पाते लाइफ में। उसके बाद भी हम क्या कहेंगे, एबिलिटी फिक्स्ड होती है ना। इनकंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल ही नहीं है, मेरा तो कोई इस पे कंट्रोल ही नहीं है, तो ये भी नेगेटिव बिलीफ हो गया। क्या बिलीव करे बच्चा कि वो मेहनत ज्यादा करे और मोटिवेटेड रहे। तो व्यू ऑफ एबिलिटी एज इंक्रीमेंटल एंड कंट्रोलेबल, यह है मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। यार मैं एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता हूं मेहनत करके, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, ये बिलीफ अगर किसी के अंदर है। और कंट्रोलेबल है, यानी मेरे एक्शंस, मेरी मेहनत तो मेरे कंट्रोल में है। तो ये क्या हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव बात है, जिससे बच्चा ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, या आप भी इस बारे में सोचेंगे तो आपको भी सही मेहनत करने का मन कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, द टीचर कंडक्ट्स सम एक्टिविटीज एमिंग टू इवोक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्टार्टिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करने की कोशिश में है ना, या पूर्व ज्ञान को जगाने की कोशिश में, कि उनको जो पहले से आता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश में आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां करवाती है, ताकि बच्चे जो भी ओल्ड नॉलेज उस कॉन्सेप्ट के बारे में उनके दिमाग में है वो रिविजिट हो जाए या रिवाइज हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी एक बात सही नहीं है इस संदर्भ में। पहला ऑप्शन है दे हेल्प्स इन बिल्डिंग कनेक्शंस ऑफ नॉलेज, यानी ऐसा करने से कनेक्शन बनता है नॉलेज के बीच, यानी जो प्रीवियस नॉलेज था उसको जगा दिया टीचर ने, और जो नया सीखने वाले हैं वो दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। अगर भूल भी गए थे तब भी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करा दिया। कितनी बार हम रिपीट करते रहते हैं एक टॉपिक को, उसका रीजन है कि चीजें आपको याद रहे, पॉजिटिव बात है। दे आर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स नहीं होता रिवीजन कभी भी, या पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, या पूर्व ज्ञान को दोबारा से अपने दिमाग में लेकर के आना, जिंदा करना, वो एक पॉजिटिव बात है, टाइम वेस्ट नहीं है, वो उससे कॉन्सेप्ट और मजबूत बनेगा आगे आने वाला। दे आर नॉट हेल्पफुल इन मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, ऐसा नहीं है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो हमेशा न्यू नॉलेज को सीखने में मदद करती है। दे आर पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, यानी ये अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है कि पहले हम नई क्लास, हर दिन जब क्लास शुरू होती है थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, या प्रीवियस नॉलेज के बारे में सोच लेते हैं कि इसके बारे में आपको क्या पता है, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड नेगेटिव है।
फर्स्ट और फोर्थ जो है ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार, क्या कहते हैं इसको, अ टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी, यानी एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। अब कई लोग होंगे ना जो टीचर का काम क्या मानते हैं, सिर्फ पढ़ाओ और चले जाओ। टीचर क्या है, एक मोटिवेटर भी है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, फ्रेंड भी है सबसे पहले। तो अब टीचर को मदद करनी है बच्चे को कोप करने में एंजाइटी से, यानी बच्चे में दुश्चिंता है, चिंता है जो उसके अंदर भरी हुई है, और उसके साथ वो कैसे डील करे, इस चीज में टीचर को हेल्प करनी है। कैसे करे, बाय गिविंग देम सीवियर पनिशमेंट। पनिशमेंट किसी चीज का कोई इलाज नहीं है, रिवॉर्ड्स कोई इफेक्टिव वेज नहीं है। आजकल हम ना तो रिवॉर्ड पे ना पनिशमेंट पे, आजकल का जो हम एजुकेशन सिस्टम या फिलोसफी या स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते हैं, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ना तो वो रिवॉर्ड पे ज्यादा ध्यान देता, ना वो पनिशमेंट पे ज्यादा ध्यान देता। वो मास्टरी पे ध्यान देगा, वो अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देगा, है ना, सीखने के लिए सीखने पे ध्यान देगा। सीखते कैसे हैं, बाय टेलिंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस थ्रू रिकॉल। ये पुराने तरीके थे जब हम रट्टा लगवाते रहते थे, बार बार सेम चीज को प्रैक्टिस करते रहो, रट जाएगी दिमाग में। बाय टॉकिंग टू देम अबाउट देयर फीलिंग्स एंड हेल्पिंग देम। भाई एंजाइटी जो है वो कैसे डील करेगा बच्चा, जब तक आप उससे बात नहीं कर रहे हैं कि वो महसूस कैसा करता है ना, और उसको फिर जूझने में आप मदद कर पाएंगे, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके कि कैसा वो महसूस करता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। पिताजी या माताजी से भी उसके बारे में बात करनी है तो करें, और उनको उससे जूझने में मदद करके। तो कोप करने का ये एंजाइटी को एक तरीका है कि बच्चे से बात की जाए, उसके इमोशंस से को जाना जाए, क्योंकि इमोशंस क्या है, उसकी लर्निंग पे प्रभाव डालेंगे, कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, क्या कहते हैं, कहता है कि हाउ कैन टीचर्स एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो बच्चा। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी आज के समय में क्या कोशिश कर रहा है या क्या फॉलो करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, दो प्रकार की मोटिवेशन है। एक है इंटरनल मोटिवेशन जिसके रीजंस अंदर होते हैं, दूसरी है एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसके रीजंस बाहर होते हैं, पैसा, नेम, फेम, मनी, व्हाटएवर, रीजंस बाहर हैं। इंटरनल क्या हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, आपको मास्टरी हासिल करने का मन करता है ना, आपके अपने रीजन से आपको मजा आता है किसी चीज में, इसलिए आप उसको करते हैं। पैसा आएगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी आप करते रहेंगे, कुछ और ढूंढ लेंगे पैसे के लिए। मतलब बेसिकली इंट्रिंसिकली मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा बच्चा तो वो इंटरेस्ट की चीज में काम करेगा फिर, और उसमें वो अच्छा कर पाएगा, ज्यादा संभावना है। तो हम यहां देखेंगे कि कैसे इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, प्रेज करके। हाई अचीवर्स को जो ज्यादा नंबर लेके आते हैं सिर्फ उनको प्रेज कर दो, तो ज्यादा नंबर तो एक्सटर्नल रीजन है, आप ज्यादा नंबर को प्रेज कर रहे हो, बच्चे को थोड़ी प्रेज कर रहे हो, तो इंटरनल मोटिवेशन कहां से आएगी इसमें, है ना। मैम ये सेकंड पेपर के सब्जेक्ट हैं क्या, नहीं, ये पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में सीडीपी में आते हैं ये टॉपिक्स। पेपर 2 के लिए भी उतने एप्लीकेबल हैं वो जितने पेपर 1 के लिए। सोशल साइंस के लिए आपको एसएसटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की 6th to 8th की, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे इधर। उसके अलावा 3 ही सब्जेक्ट हैं, सीडीपी है, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी है, वो सब मैं करा ही दूंगी। अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 में हम ईवीएस और मैथ्स भी कर लेंगे साथ में। पनिश करके कोई तरीका नहीं है। प्रमोटिंग देम टू कॉपी करके कौन सी अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा जागेगी भाई, बाय इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ जॉय इन लर्निंग। जब उनको मजा आएगा सीखने में, आनंद की भावना पैदा होगी, जब इंटरेस्ट आएगा तो क्या करेंगे, अपने आप सीखेंगे। देखो कभी भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देना है तो रीजन बाहर नहीं होना चाहिए कि ज्यादा नंबर वाले को आप बढ़ावा दे दो, कॉपी करना, लो अचीवर। रीजन अंदर ही होगा उसमें कि आपको सीखने में मजा आता है, उस चीज को बढ़ावा दें, आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना पाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है व्हेन जफर आस्क्ड हिज मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, जफर एक टीचर है, टुडे व्हाट डिड यू लर्न अबाउट एंड हाउ यू लर्न, मतलब क्या सीखा आपने, किस बारे में सीखा आज और कैसे सीखा। जब टीचर ने ये पूछा तो वो क्या एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में, क्या प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। कंडीशनिंग है ये, कंडीशनिंग में तो सेम चीज रिपीट होती है, आदत डलवाई जाती है, ये नकल भी नहीं है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, कि बच्चा मेमोराइज करेगा और रिकॉल करेगा, लेकिन सिर्फ रिकॉल थोड़ी करेगा, बच्चा अपनी प्रोसेस भी बताएगा, बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा। पहले तो रटा थोड़ी उसने कि आज मैंने क्या क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जो भी पूरे दिन की प्रोसेस हुई होगी। जैसे मैं अपने भाई से बहुत बार पूछती हूँ कि अच्छा भाई आज कौन सा पीरियड था स्कूल में, कई बार जब मिलता है वो स्कूल के बाद, तो वो बताएगा, फिर मैंने कहा अच्छा फर्स्ट पीरियड ये था, फिर उसमें क्या हुआ था, फिर सेकंड में क्या हुआ था, अच्छा लंच में क्या किया था। अब उसका दिमाग वो रट्टे थोड़ी लगा के आया था उसके कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, बस नंबर थोड़ी याद किया था जिसको रिकॉल करके बता देना है। अब उसको दिमाग पे जोर डाल के रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसको
रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आज दिन में हुआ क्या क्या था, फिर मैंने सीखा क्या उससे, फिर टीचर ने क्या बताया था, मुझे क्या समझ आया था, मतलब मेटा कॉग्निशन लगेगा। उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज कई सारी लगेंगी, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो आपका थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, और उसके भी बियॉन्ड ये सब जो हुआ उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट भी कर पाएगा, कि प्रकाश डाल पाएगा कि आज हुआ क्या था। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है ना, थिंकिंग जो की है उस पर भी थिंकिंग हो रही है। तो ये अभी संज्ञान हो गया, जिसको हम परासंज्ञान भी कह देते हैं, मेटा कॉग्निशन। रिफ्लेक्ट किया, रिव्यू किया, रिविजिट किया, जो भी चीजें हुई और उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो आप मेटा कॉग्निशन को एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? असर्शन एक कथन है और एक उसका कारण है, पहचानना है कि सही है कि नहीं है। अ टीचर शेयर्स विद हर स्टूडेंट्स हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम बाय गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं स्टेप्स फॉलो करके समस्या समाधान के। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव बात हुई, ट्रू है, अपने आप में गलत नहीं है, बच्चे के हित में है। रीजन क्या है? थिंक अलाउड डेमोन्स्ट्रेशन टू स्टूडेंट्स इज एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी अपनी सोचकर बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्य नीति है। यानी जब आपने बोल करके ही तो साझा किया ना, साझा करती है टीचर, ऊपर लिखा हुआ है किस तरह समस्या समाधान किया जा सकता है, सभी चरणों का पालन करके इस पे अपनी विचारों को साझा किया टीचर ने। और ये जो साझा करना है, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना, एक अच्छी तकनीक है, जिसमें आप बच्चों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, बच्चे भी एक्टिव हैं और आप डिस्कशन भी कर ले रहे हैं। तो दोनों बातें पॉजिटिव हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है और दोनों एक दूसरे के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन एक कथन है और उसका कारण है। A child's emotional state affects her performance in school, यानी एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यानी वो इमोशनली कैसा महसूस करती है, घर में रात दिन झगड़े होते हैं या बहुत ही खुशनुमा माहौल है जहां उसको सीखने का मौका दिया जाता है, छुट्टियों में उसको घुमा दिया जाता है, थोड़ा कुछ मतलब बच्चे के जो अनुभव है, उसका जो इमोशनल स्टेट है, मतलब करंट इमोशनल स्टेट क्या है, बहुत डरी हुई रहती है, खुश रहती है, नॉर्मल रहती है, एंग्शियस रहती है, मतलब इमोशनल स्टेट, इमोशंस जो है बच्चे के, वो उसकी परफॉर्मेंस को स्कूल में वो कितने अच्छे से सीखेगी, वो कितने अच्छे से किसी चीज को कर पाएगी, उसका कॉन्फिडेंस प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है, इमोशंस लर्निंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कोई कह रहा है 21वें सवाल में गलत पूछा है, देख लेंगे रीना उसको एक बार, ठीक है ना। तो ये बात एकदम ट्रू है, सही बात है, तो प्रभावित करते हैं भाई। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड, ये बात भी एकदम सही है कि इमोशनल स्टेट इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि दिमाग परफॉर्मेंस को क्यों प्रभावित करेगा? क्योंकि परफॉर्मेंस कहां से आती है? कॉग्निशन से। तो और इमोशंस क्या है? इमोशंस, तो कॉग्निशन एंड इमोशंस इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये चीज प्रभावित करेगी दोनों एक दूसरे को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 सवाल और हैं, उसके बाद किसी को 21 में डाउट है वो करेंगे। लर्निंग क्या है? पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती, सिर्फ पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी कि बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, नहीं यार, एनवायरमेंटल भी जरूरी है। अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अब कई लोग जल्दबाजी में इसको बिना पढ़े लगा देंगे कि ये तो सी ऑप्शन है, ये तो डी ऑप्शन है। देखो सी पे कितनी तेजी से आप लोगों ने 90% सबसे पहले सी लगा रहे हैं, और फिर कहते हैं मुश्किल क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सीटेट बनाता है, सीबीएसई बना के देता है ना। कर दी गड़बड़ आपने, तालियां बजा दो अपने लिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद नहीं थी ऐसी कि कल से अब तक हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो पढ़ के समझना जरूरी है, हम लोग क्या है जल्दी में बहुत हैं जवाब देने की, उस चक्कर में आंसर फिर गलत होता है ना। हमें एक क्वेश्चन दिखता है और उसको फटाक से बस जवाब देना, इस बात पे ध्यान है हमारा, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेके कर दो आंसर, है ना। अकर्स इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट नहीं कहा, इंटर रिलेटेड नहीं कहा, कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो स्वतंत्र होती है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, जबकि हम ये जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, सीटेट की पढ़ाई जब से शुरू की है हमने, कि वाइगॉस्की भी कह रहे हैं कि जिस समाज जिस संस्कृति में रहते हैं हमारी लर्निंग उससे प्रभावित होती है, रिलेटेड होती है, इंपैक्टफुल होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। और ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग है वो तो इंडिपेंडेंट होती है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के, मतलब जिस समाज जिस संस्कृति से आप आ रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके अधिगम पे। गलत हो गया ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है अधिगम, नहीं हो सकता भाई। मैं जिस समाज जिस संस्कृति जिस बैकग्राउंड से आ रही हूं उससे डिफरेंट नहीं हो जाएगा, मेरी लाइफ से आपको जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के मुझे समझ आएगी कोई चीज। लर्निंग अलग नहीं हो सकती सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है इन्होंने। जल्दीबाजी में सिर्फ शुरू के 3 शब्द पढ़ के फटाक से आंसर नहीं करना, समझ पा रहे हो ना। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओनली रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी बात जो है गलत है।
कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ही यहाँ पे सही होगा। अब मैं समझ गई, आपको लगा बेटा बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, डी जो है नेगेटिव लग रहा है। इसमें खैर आप लोग अभी भी बहुत सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। देखो इससे तो बेटर ऑप्शन, ये पर्सनल फैक्टर बी कब गलत लगाया था, जब दिमाग में ये था कि यार एनवायरमेंटल का भी ऑप्शन कहीं आएगा। जब ऑप्शन में एनवायरमेंटल का ऑप्शन ही नहीं आया तो फिर तो ये बात अपने आप में गलत थोड़ी है कि लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स, तो बी ही सही हो गया ना। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है अधिगम। अधिगम जो है कि बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, मतलब उसकी रुचि किसमें है, उसकी उम्र क्या है ना, उसका इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, तो पर्सनल फैक्टर्स प्रभावित तो करते ही हैं लर्निंग को। बस यहां पे मैंने ये गलत क्यों कहा था, क्योंकि मुझे ये था कि आगे कहीं ऑप्शन आएगा जहां पे ये लिखा होगा कि लर्निंग पर्सनल और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। यहां पे ओनली नहीं लिखा कि इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय पर्सनल फैक्टर्स। ये गलत तब 100% हो जाता यदि सिर्फ ओनली लिखा होता, या फिर ऑप्शंस बाकी ऐसे होते कि जिसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा होता कि पर्सनल एंड एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर्स, बोथ। तो लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने ऐसा, तो ऐसा यहां पे लिखा नहीं है। और ये तो कभी सही नहीं हो सकता कि सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी लर्निंग, वो तो संभव नहीं है, किसी भी दुनिया की जगह पे संभव नहीं है कि जिस समाज, जिस संस्कृति से, जिस रियल लाइफ से आप आ रहे हैं उससे अलग कर दें आप लर्निंग को। ठीक है ना, तो सी तो सपने में भी सही नहीं हो सकता था। ओनली रिकॉल भी सही नहीं होगा कि सिर्फ रिकॉल कर लिया, पैसिव हो नहीं सकती। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव बचा है जो काफी हद तक ठीक है, वो है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, यानी जो मेरे पर्सनल फैक्टर्स है, मेरी एज है, मेरा इंटेलिजेंस का स्तर है, मेरा एप्टीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड है, उन सबसे प्रभावित होगी, मेरा इंटरेस्ट है जिस चीज में। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। सी तो सही सपने में भी नहीं हो सकता भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, स्टूडेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ विल बी एनकरेज टू लर्न एंड हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास। यानी किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यानी कैसा बिलीफ, कैसा मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए बच्चे की, कैसा मेंटल सेट होना चाहिए जो वो क्या माने तो वो अच्छा प्रदर्शन करेगा क्लासरूम में। कोई कह रहा है मैंने सही किया था, हाँ आपको कंफ्यूज किया जाएगा, अगर मैं भी करूं तब भी नहीं होना है, क्योंकि वो चीज तो एकदम सर्वविदित कह लो या सबको ही पता होनी चाहिए ये चीज कि भाई पर्सनल फैक्टर्स खत्म थोड़ी हो सकते हैं और बाकी ऑप्शन सारे नेगेटिव हैं, तो बचा क्या फिर। मैंने सही किया था, बहुत बढ़िया विनीता। बी ऑप्शन आपके लिए एक पुरस्कार बनवाएंगे हम जल्दी ही। देखिए, वन कैन नॉट चेंज वंस इनबॉर्न एबिलिटीज एट ऑल। ये मान करके तो फिर लर्निंग अच्छी नहीं होनी कि आपने ये कह लिया मेरी जन्मजात योग्यताओं को तो मैं बदल ही नहीं सकता, जबकि आपको एबिलिटी को ये मानना है कि मैं मेहनत करके सीख सकता हूं। एफर्ट कैन इन्फ्लुएंस वंस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, यानी मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव किया जा सकता है। आज आप 20 नंबर ला रहे हैं, कल आप 30 ला पाएंगे यदि आप मेहनत करके, एफर्ट करके सीख पाए किसी चीज को। पॉजिटिव बिलीफ है ये। गेटिंग गुड मार्क्स इज अ मैटर ऑफ लक, सिर्फ लक से आते हैं। आधी दुनिया इसी बात में विश्वास करती है। आप देखेंगे लोगों को, वो कहेंगे अगर कोई अच्छा कर रहा है जीवन में, सक्सेसफुल है, तो भी वो लक से है ना। वो कहीं कोई एग्जाम क्लियर कर पा रहा है तो भी लक से है, कुछ और किया है उसने तो भी लक से है। मतलब जो भी अच्छा हो रहा है लोगों की जिंदगी में और जो भी बुरा हो रहा है बहुत केसेस में, सब क्या मान लेते हैं भाई, लक का खेल है सारा, जो कि कुछ परसेंट में भी होता भी होगा। बट क्या अगर ये चीज एग्जिस्ट भी करती है तो आपके हाथ में है, नहीं है। तो यहां हम एफर्ट पे फोकस करते हैं बच्चे के, लक पे नहीं करते हैं। कोई भी कुछ भी अच्छा कर रहा है तो मेहनत जरूर रही होगी, है ना, और सही दिशा में मेहनत रही होगी, जिसको हम कई बार लक बोल देते हैं। वन हु हैज नॉट सक्सीडेड प्रीवियसली विल नॉट सक्सीड इन फ्यूचर एज वेल। यानी जो एक बार सफल नहीं हुआ है, जो आज तक सफल नहीं हुआ, वो कभी सफल नहीं हो सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, यदि वो सही दिशा में मेहनत करे तो। इसी को लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, जिसपे हम कल बात कर रहे थे। तो मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीचर्स कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। 3 तरह की ओरिएंटेशन पे बात की थी। एक था मास्टरी ओरिएंटेशन, जिसमें आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, सफलता झक मार के आपके पीछे आती है, 3 इडियट वाला डायलॉग, कि आप सीखने पे फोकस करते हैं, कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता हो, नंबर अपने आप आ जाएंगे। दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी जहां सिर्फ नंबर आने चाहिए, चाहे रट के लाओ, कैसे भी करो, चतुर रामलिंगम बन जाओ किसके, 3 इडियट के। तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस, वो जो राजू रस्तोगी था ना आपका 3 इडियट में, कि जिसको किसी भी तरह से पास होना था, बस कि फेलियर से बच जाएं। तो तीनों में से बेस्ट होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, कि आपका ध्यान सीखने पे है, नंबर पे नहीं है, फेल होने पे, पास होने पे नहीं है, सारा फोकस। जो रणछोड़ दास उसमें एग्जाम्पल रहा, यानी आमिर खान का जो कैरेक्टर है। ओवर एम्फेसाइजिंग स्कोरिंग हाई मार्क्स, यानी हाई मार्क्स पे फोकस, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया, ये मास्टरी ओरिएंटेशन थोड़ी रहा, है ना।
जैसे आप जिन एग्जाम्स में बैठते हैं वहां भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पे बहुत फोकस है। ये एक हार्श रियलिटी है कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको उतने नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसको मास्टरी के साथ भी जोड़ दें कि उस सिलेबस को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो वो नंबर भी लाना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो सकता है। हालांकि हमारा सिस्टम जो है अभी भी पता नहीं किस हद तक तैयार है मास्टरी के लिए। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू विन ऑल कॉम्पिटिशंस। अब कॉम्पिटिशंस जीतना कोई मास्टरी ओरिएंटेशन तो नहीं होगी। इनकलकेटिंग लव एंड जॉय इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये मास्टरी ओरिएंटेशन है कि आप सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करा रहे हैं बच्चे को, मतलब उसको मजा आ रहा है सीखने में, तो वो सब कुछ सीखेगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, मास्टरी हासिल करेगा, पीएचडी कर लेगा, कल को उसका मन करेगा। इनकलकेटिंग फियर एंड स्ट्रेस टू अवॉइड फेलियर, इससे तो भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन या फेलियर अवॉइडेंस वाला गोल आएगा। मास्टरी के लिए तो आपके अंदर जॉय आ गया सीखने को लेकर के, तो आप मास्टरी हासिल करेंगे उस चीज पे। आज के लिए आखिरी सवाल, और फिर हम 21 को भी देख लेंगे। एक बार नॉट पूछा था, ऐसा कोई कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल हेल्प चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स टू लर्न मीनिंगफुली, यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी। 31वां सवाल बीएस में मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला था क्योंकि उस 31st क्वेश्चन में जो भी आपने 2 दिन में किया है वो सब कुछ इंक्लूडेड है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे उसको। कोई कह रहा है पीएचडी कैसे करें, अरे यार वो एग्जाम्पल दे रही थी मैं, जरूरी नहीं है फिर आप पीएचडी ही करें। बिना पीएचडी के लिए भी आपका पढ़ने का मन कर सकता है, तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन में आ जाएगा। हाँ तालिब कह रहे हैं कि सब एकदम पलटी मार जाते हो आप लोग जैसे ही आपको पता चलता है ये वाला आंसर नहीं होगा। तो स्ट्रेटजीज कौन सी सही होंगी जो बच्चे को अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में मदद करेंगे, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो। पहले ही ऑप्शन में है भाई, अर्थपूर्ण कब होती है कोई भी चीज, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, जब आपके जीवन से जुड़ जाती है। जिस चीज का आपके जीवन से जुड़े हुए का कोई महत्व ही नहीं है, आपके अनुभव में है ही नहीं, आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा, उसको आपको रटना पड़ेगा, फिर समझ में कहां से आएगा, है ना। फोकसिंग ओनली ऑन टीचिंग फॉर स्टूडेंट्स टू गेट गुड मार्क्स, ये मीनिंगफुल कैसे होगी, रोट लर्निंग हो जाएगी ये तो। रेपिटेटिव ड्रिल, इसमें भी रट्टा लगाना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सेम टाइम पे याद रख पाना, तो ये भी रटना है। ये रोट लर्निंग के उदाहरण है, सिर्फ एक ही मीनिंगफुल लर्निंग का उदाहरण है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 और देख लो एक बार, इसमें सब कुछ ही इंक्लूडेड है। ये पूरे जो 10 नंबर हैं और उससे पहले के अगर वाइगॉस्की प्याजे इन सब के 4-5 नंबर अगर आप देखेंगे। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होती है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष, जिसको कौन बात करेगा, वाइगॉस्की बात करेंगे। और रचनावाद के अंदर तो वाइगॉस्की आते हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रखना तो पहली शर्त है रचनावाद में, है ना। और यही आपके पूरे एग्जाम का जो सार है वो एक ही वर्ड है जो मैं बार बार कहती हूँ। अगर बस आप इतना देख लें कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञान का प्रयोग बिल्कुल माना जाएगा कि बच्चा अवेयर हो, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये सारी चीजें, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो थियरी है सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को डायरेक्शन दे पाए, रेगुलेट कर पाए, सही दिशा में ले जाए, बच्चा एक्टिव है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। क्रिटिकल थिंकिंग, हर दिशा में हर पक्ष पे सोच पाए, जस्ट मान ना ले किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करता बन पाए, इंडिपेंडेंटली एक्टिव है यहाँ पे भी। मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल, जिसका कोई मीनिंग नहीं पता, बस बार बार 6 बार 10 बार लिख दो, उस चीज को रिपीट कर दो, यही तो देखते आए ना हम सिस्टम में, तो ये खराब तरीका है। 75% लोग सी दे रहे हैं, जो कि सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कई लोगों को तो ये लगता है जहां 4-5 ऑप्शन दिए हो ना, एक भी ऑप्शन छोड़ो मत, सारे के सारे अगर ऑप्शन इंक्लूड करने को मिल रहे हैं तो लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई ये तो साफ साफ लिखा हुआ था, मीनिंगलेस ड्रिल नहीं चाहिए, मीनिंगफुल एक ड्रिल भी हो सकती है जिसमें कोई मीनिंग हो, रिहर्सल भी हो सकता है, बस रट्टा लगवाना है यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इस टॉपिक में था, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन, सब कुछ इंक्लूड हो गया जो भी हमने अब तक पढ़ा था। ये सारी चीजें जो हैं बच्चों को एक्टिवली सीखने में मदद करती हैं, और ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, थिंकिंग हो, एरर्स हो, है ना, हम इसी को सेंटर में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को तो डाउट था, मैंने शायद वो गलत पढ़ लिया होगा, कह रहे थे नॉट लिखा हुआ था उसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 एक बार फिर से सॉल्व करके देखो। द टीचर कंडक्ट सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज टीचर ने कंडक्ट की जिससे प्रीवियस नॉलेज जागृत हो रही है बच्चे की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है प्रीवियस नॉलेज को जागृत करने के कॉन्टेक्स्ट में। दे हेल्प्स इन बिल्डिंग कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है, कनेक्शन बिल्ड होता है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। दे आर नॉट हेल्पफुल इन मेकिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, ये बात भी गलत है, दोनों बातें गलत है, यही चाहिए हमको। दे आर पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। तो गलत क्या है, गलत है सिर्फ 2 बातें, वो है सेकंड और थर्ड।
और सेकंड और थर्ड है हमारी यहाँ डी ऑप्शन में। यही तो किया होगा, या हो सकता है नीचे मार्क करने में गलती कर दी हो, फर्स्ट सेकंड चूज कर लिया हो, है ना। तो आंसर लेकिन इसका सही बताया था, बस मार्क गलत किया होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ऐसी गलती कर सकते हैं पेपर में, है ना। तो सेकंड और थर्ड सही है, यानी यह समय और संसाधन की बर्बादी है, ये कहना एकदम गलत है कि पूर्व ज्ञान को मत जिंदा करो। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, ये भी गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो सेकंड थर्ड जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों बातें जो है वो सही है।